हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट करें बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर 3 हम कवर करेंगे आज। चैप्टर 2 और चैप्टर 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें आप रिलेशंस के बारे में देखेंगे और फंक्शंस के बारे में देखेंगे। रिलेशन किसके साथ, मतलब डिफरेंट डिफरेंस हम एक तरीके से यहाँ पे टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे और एक तरीके से उनके बीच का रिलेशन भी समझेंगे और उन रिलेशन के साथ साथ फंक्शन किस तरीके से ओरिजिनेट होता है उस फंक्शन के बारे में भी देखेंगे और किस तरीके से बेसिक इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करता है। तो जनरली देखने को मिलता है आपको जो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है उसके अंदर जो रिलेशंस एंड फंक्शन देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ एन इकोनॉमिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म हमारे लिए निकल के आती है। तो एक बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें मैथमेटिकल कुछ इक्वेशंस होती हैं, उन इक्वेशन को भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, नंबर सिस्टम एंड सेट ऑपरेशन। जो आपका चैप्टर 2 है सेट एंड सेट ऑपरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर अगर आपको आता है, ये चैप्टर की वीडियोस आपने देखी है और आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है क्योंकि आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स को सीरीज वाइज करेंगे ताकि जो रिलेशन के बीच में है वो हम समझते हुए चले, इनके बीच में जो कोहेरेंस है इसको समझते हुए हम चले। ठीक है, तो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है रिलेशंस एंड फंक्शन। किस तरीके से रिलेशंस एंड फंक्शन को काफ़ी डीपली हम समझ सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस भी आपके फ्रेम होंगे उनको भी पूरी समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपके सामने आता है, पहला आता है ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ से ध्यान से समझना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। सो लेट स्टार्ट। पहले मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखने की कोशिश करता हूँ, उनको आप समझने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 और 2, ये लिखा है मैंने। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 1 और 2 लिखा है मैंने। दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ एंड बी इज इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ, बी इज इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। बी इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 3 4 और 5, ये लिख दिया मैंने। तो हम यहाँ पे क्या चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको समझते हैं। अब क्या है, जब भी अब ये जो 1 दिखाई दे रहा है आपको, ये जो 1 दिखाई दे रहा है इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान देते हैं। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पे करना है ए एंड बी का प्रोडक्ट कर रहे हैं ना अपन, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। सो लेट स्टार्ट करते हैं किस तरीके से और आसानी से लिखा जा सकता है। सो लेट स्टार्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आपका, अब 1 के साथ किसका हो जाएगा, 1 1 का हो जाएगा यहाँ पर 3, दूसरा फिर 1 आ जाएगा यहाँ पर, 1 का फिर किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट पे फिर आ जाएगा आपके पास 1, फिर 1 का किसके साथ हो जाएगा, 5 के साथ। इसी तरीके से आपका ये पूरा चलता रहेगा। फिर आ जाइए आप 2 के साथ। ठीक है, अब 2 के साथ आ जाएगा 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा आपका 3, नेक्स्ट पे आ जाइए, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 के बाद क्या दे रखा है यहाँ पे 4 दे रखा है, 2 का 2, फिर आपको क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, ये हो गया आपका 4। फिर आ जाएगा 2 का 2, फिर 2 के बाद क्या है 5। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आया है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल के थ्रू ही मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन इट इज। तो कार्टेशियन प्लेन यही होता है आपका कि किसी भी तरीके से आप किसी भी फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। ठीक है, इतना आपको समझ लेना, इतना आप समझ चुके हैं तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब आता है आपके सामने, इन द लास्ट चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द सेट थ्योरी। हमने बताया था कि सेट थ्योरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन विच वी डिस्कस दैट एन ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर रिटर्न, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में हम रिटर्न करते हैं। डज नॉट मैटर। ठीक है, अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, वो मैटर नहीं करते किस फॉर्म में आपने लिखे हैं। अब अलग अलग फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। इट इज द सेम वेदर वी राइट, जिस तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 4 6 और 4 2 6, बट इफ ऑर्डर की अगर बात कर लें 2 4 सेकंड 4 2 आर रिस्पेक्टिव 2 डिफरेंट पेयर्स। अगर ऑर्डर्स की अगर बात कर लें, दोनों अलग अलग ऑर्डर्स हैं। क्यों, पहले में 2 आपको पहले दिख रहा है और दूसरे में 4 आपको पहले दिख रहा है। अगर ऑर्डर की ही बात की जाए, यहाँ पे क्या है आपका ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, दोनों देखे जाएं दोनों में अलग अलग ऑर्डर है। यहाँ पे 2 पहले आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको 4 पहले दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर में डिफरेंसेस आपको दिख रहा है। तो रिप्रेजेंट टू डिफरेंट पेयर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड ऑर्डर्स। इनको क्या कहा जाता है, ऑर्डर्स कहा जाता है। सेट
ठीक है, ऑर्डर सेट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है कि नहीं, ये ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, तो इसको बोला जाता है पैरेंथेसिस के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आता है टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। टू ऑर्डर्स जो पेयर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। मतलब दोनों के दोनों इसमें एलिमेंट्स जो इक्वल होंगे, मतलब पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दोनों के दोनों जब इक्वल होते हैं कंसीडर एज एन ऑर्डर पेयर। इसको पेयर पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी वो रिलेटेड है पी के साथ एंड क्यू इज ऑल्सो रिलेटेड विद ग्रेटर क्यू। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि P जो है P इज रिलेटेड टू Q, P इज रिलेटेड टू Q। जो P है वो एक तरीके से प्राइस ऑफ कमोडिटी है, किसी भी कमोडिटी के प्राइस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, P इज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, पी क्या है, एक तरीके से कमोडिटी का प्राइस है। कमोडिटी का प्राइस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी उसका प्राइस हो सकता है। यहाँ पर हम क्यू की बात करें तो क्यू एक तरीके से क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है। तो क्यू इज अ क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कम्युनिटी। अब एक तरीके से कम्युनिटी है, एक तरीके से आपने 5 रुपये की कुछ चीज़ खरीदी तो उसका कुछ तो एक तरीके से वेट होगा ना। तो जनरली हम यहाँ पे कम्युनिटी के वेट की बात करें, 10 kg हो सकता है, 9 kg हो सकता है, 1 7 5 कुछ भी उसका यहाँ पर वेट हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ का प्राइस पे कर रहे हो, इट मीन्स यू गेट समथिंग ना, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे प्राप्त होगा। अब आता है सम ऑर्डर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सम ऑर्डर पेयर 1 और 2, कुछ पेयर्स की बात कर लेते हैं। सो ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ 1 और 2 रिप्रेजेंटेड दैट एंड प्राइस 1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, एक ऑर्डर दे रखा है 1 और 2। सो ऑर्डर है आपके पास, एक पेयर है 1 और 2 रिप्रेजेंट एट प्राइस, मतलब इसका प्राइस कितना है 1 है, एंड क्वांटिटी डिमांड इसकी कितनी है 2। ठीक है, प्राइस कितना आपने पे किया 1 एंड क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो कितनी है 2। अब यहाँ पे एक तरीके से ऑर्डर को चेंज कर दिया, यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 2 और 1। तो एक तरीके से ऑर्डर चेंज होने की वजह से आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्राइस 2 हो गया और क्वांटिटी आपकी 1 हो गई। यहाँ पे प्राइस कितना था, यहाँ पे प्राइस कितना था, यहाँ पे प्राइस 1 था और यहाँ पे प्राइस कितना हो गया है 2 हो गया है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी थी 2 थी, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी हो चुकी है, यहाँ पे 2 यहाँ पर 1। तो एक तरीके से यहाँ पे ये दोनों का दोनों आपको बेसिक डिफरेंसेस देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो पहला आता है गिवन टू नॉन एम्पटी सेट ए एंड बी। नॉन एम्पटी सेट वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी मतलब नॉन एम्पटी सेल, मतलब जो एम्पटी नहीं है, जो एम्पटी नहीं है इनके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और एम्पटी सेल वो होते हैं इनके अंदर एलिमेंट्स नहीं होते। तो हम यहाँ पे इनकी बात कर रहे हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनके बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं। गिवन टू नॉन एम्पटी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो यहाँ पे हम अलग अलग पेयर्स के बारे में बात यहाँ पर करेंगे। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी और ए रिलेटेड टू ए। तो ए जो है किससे रिलेटेड है, कैपिटल ए से, एंड बी रिलेटेड टू कैपिटल बी। तो यहाँ पे एक तरीके से रिलेशन की बात की जा रही है। ठीक है, किस चीज़ की बात की जा रही है, यहाँ पे एक तरीके से रिलेशन की बात हम कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, प्रोडक्ट एंड रिलेशंस एंड फंक्शन। तो यहाँ पर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे ए एंड बी, ए इंटू बी करेंगे तो ए बी। ठीक है, और ये एक तरीके से रिटर्न फॉर्म लिखने का तरीका है, ये लिखने का आपका फॉर्म है एक तरीके से। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो वी रीड ए इंटू बी एज ए क्रॉस बी। इसको ए इंटू बी है तो इसको रीड कैसे कर सकते हैं, एज वी रीड ए क्रॉस बी भी इसको रीड किया जा सकता है। जैसे कि पहला मैंने लिया इफ ए मतलब ए सेट क्या है 1 2 3 और बी सेट है 4। तो इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा 1 के साथ, फिर ठीक है इस 4 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, फिर इस 4 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ, फिर 6 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, फिर 6 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, फिर 6 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ। इस तरीके से पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन इसका चलेगा। तो इट इज अ फॉर्म टू बी राइट समथिंग, एक तरीके से किसी भी एक चीज़ को लिखने का तरीका है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं, ऑल द थिंग्स आर शोइंग के रिलेशन किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, किसके बीच का रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर हम, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उनके बीच में जो रिलेशन बनते हैं वो किस तरीके से रिलेशन बनते हैं, उन रिलेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है आपका ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 2 3, ये एज इट इज वही एग्जाम्पल लिया गया है। और लिखने का तरीका क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करें तो यहाँ पे 1 और 4 आ गया। अब इस 4 का, अब दूसरी बात क्या करेंगे, इसी वन को 6 के साथ करा तो 1 और 6 आ गया। अब 2 का ये 4, अब इसी को 6 के साथ
ठीक है। अब 3 का 4 के साथ करना है तो 3 और 4 ये आ गया, 3 और 4। अब 3 को एक तरीके से आपको किसके साथ करना है, 6 के साथ करना, तो ये आ गया। तो मतलब क्या है, आपका एक तरीके से फॉर्म है, एक लिखने का तरीका है, एक रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है, कार्टेशियन प्लेन पे लिखने का एक तरीका है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया ए, अब मैंने यहाँ पे ले लिया ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकता हूँ, कोई भी एक नंबर ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया 8 और 4, ठीक है। और दूसरी जगह मैंने ले लिया, नेक्स्ट मैंने ले लिया अपना बी में ले लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, बी में ले लेता हूँ 1 और 2, ठीक है। तो मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मैं पहले 1 को 8 के साथ करूंगा, तो मेरा किस तरीके से लिखना पड़ेगा, तो 1 और 8 का इस तरीके से रिलेशन शो करना पड़ेगा। दूसरा फिर मुझे 1 को 4 के साथ भी करना पड़ेगा, फिर मुझे 2 को 8 के साथ भी करना पड़ेगा, फिर मुझे एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे 2 को 4 के साथ भी करना पड़ेगा। तो इट इज़ द फॉर्म, एक तरीके से फॉर्म है, किसी भी एक कार्टेशियन प्लेन को लिखने की एक पूरी की पूरी फॉर्म होती है, जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हियर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू बी। तो फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट एक तरीके से बिलोंग करता है आपका ए के साथ, और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करता है आपका बी के साथ। अब इतना आपको समझना है कि पहला किसके साथ बिलोंग करता है, ए के साथ, और दूसरा बिलोंग करता है बी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें यहाँ पे रिमेंबर रखना है कि इफ x and y related to a into b then x related to a and y related to b। तो ये क्या है, एक तरीके से हमें ये समझना है कि रिलेशन जिस तरीके से ऊपर हमने फॉर्म किया था, जो रिलेशन हमने ऊपर फॉर्म किया था, उसी तरीके से ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि इन पॉइंट्स को यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। किस तरीके से समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे क्या है, इफ x एंड y रिलेटेड टू a इंटू बी, एक्स और y रिलेटेड है a इंटू वी से, देन x रिलेटेड टू a। अब क्या है, जब x और y आपस में रिलेटेड हैं, x और y आपस में रिलेटेड हैं, और a और b आपस में रिलेटेड हैं, तो देखने को क्या मिलेगा हम लोगों को, ये देखने को मिलेगा जो x और a हैं ये भी आपस में रिलेटेड होंगे, x और a भी आपस में रिलेटेड होंगे। उसी तरीके से y और b भी आपस में रिलेटेड होंगे। तो ये क्या है, रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशन। तो यहाँ पे हम x और y और a इंटू बी के बीच का जो रिलेशन है उसको निकालने की यहाँ पर पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है, बस सिंपली क्या है, ब्रैकेट्स में एक को बी से करते हैं तो बी को सी से करते हैं, तो दोनों का दोनों रिलेशन आपको यहाँ पर निकल के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने, इफ देयर आर एक्स एलिमेंट। अब यहाँ पे एक्स एलिमेंट है इन ए एंड वाई एलिमेंट, ठीक है। ए एंड वाई एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ए एंड वाई एलिमेंट, यहाँ पे ए ये रहा और वाई ये रहा, इसकी बात कर रहे हैं। इफ देयर आर एक्स एलिमेंट इन ए एंड वाई एलिमेंट इन बी, देन देयर विल बी एक्स एंड वाई एलिमेंट इन टू ए एंड बी। तो ये सारे के सारे जो एक्स एंड वाई के जो रिलेशन यहाँ पे एक्स वाई और ए बी के जो एलिमेंट है वो एक तरीके से आपस में रिलेटेड होंगे। क्यों रिलेटेड होंगे, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी हम रिलेशंस को फॉर्म कर रहे होते हैं, इक्वेशन में जब भी हम रिलेशंस को फॉर्म कर रहे होते हैं, तो एक तरीका होता है किसी भी एक चीज को रिप्रेजेंट करने का, जैसे कि यहाँ पे करते, ध्यान दीजिए। जैसे क्या है, एग्जांपल देखें, इफ एन अपॉन में ए एंड एक्स एन एंड बी अपॉन में वाई। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से फॉर्म है लिखने की, ठीक है। अब यहाँ पे अब एन है, अब इस एन में कोई भी वैल्यू को पुट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने एन की वैल्यू पुट कर दी 3, तो एन इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको 3n भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ xn की, किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं xn की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, xn की बात कर रहा हूँ, xn अपॉन में b, ये है मेरा इज इक्वल्स टू वाई है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू कुछ भी पुट हो सकती है, जैसे कि xn अपॉन v अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू वाई। अब क्या हो सकता है, ये आ सकता है 7xn इज इक्वल्स टू वाई। तो इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स है। अब नेक्स्ट आता है एन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन में ये, जैसे ऊपर हम डिस्कस किया था एज इट इज़ वही है। दूसरा आ जाता है ए इंटू बी इज इक्वल टू नल सेल, मतलब क्या है, जो कुछ भी नहीं होता है, एम्प्टी होता है, उसको नल सेल इस तरीके से आप नल सेट की तरह इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू नल सेट दैन नीदर ए एंड बी, तो मतलब नल सेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोई भी यहाँ पर चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। टोटल जो आपका सेट होगा वो एम्प्टी होगा, टोटल जो सेट आपका होगा वो कैसा होगा, एम्प्टी होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम्प्टी सेल की बात कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है आपके सामने ए इज इक्वल्स टू 3, तो यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन ए थी, ये थी, तो यानी ए इंटू बी, ए इंटू ए इंटू ए,
इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ए है वो एक तरीके से एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाई को, तीसरा जेड को, और इसी तरीके से रेशियो में लिखा जाता है एक्स वाई जेड रिलेटेड टू ए। तो जितने भी एक्स और वाई हैं वो रिलेट किससे हो रहे हैं, ए से रिलेट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखें ए इंटू ए, यही लिखने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो देखने को मिल रहा है सारी की सारी चीज़ें जो एक्स वाई जेड से रिलेट कर रहे हैं। तो लिख सकते हैं कि जो एक्स वाई जेड है वो किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, वो रिलेट कर रहे हैं आपके ए के साथ, दे आर रिलेटिंग विद ए के साथ ये रिलेट कर रहे हैं। हियर एक्स वाई जेड इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर ऑफ ट्रिपलेट, और इसी को ट्रिपलेट कहा जाता है। ट्रिपलेट क्यों कहा जाता है, यहाँ पे 3 है, जो भी 3 को रिप्रेजेंट करेगा उसी फॉर्म को ट्रिपलेट भी कहा जाता है। इसी तरीके से लिखा जाता है ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, हियर इज ए एन टेकन बाय द एन नंबर, मतलब कितने भी नंबर टाइम्स उसको लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने, नेक्स्ट आता है रिलेशन की अगर बात कर रहे हैं रिलेशन, अब क्या है, रिलेशन आर फॉर्म अ नॉन एम्पटी एक्स। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉन एम्पटी सेट एक्स टू अ नॉन एम्पटी सेट वाई इज एन सबसेट ऑफ एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स इनटू वाई। अब यहाँ पे क्या है, वही रिप्रेजेंटेशन फॉर्म वही चलेगी, ध्यान देना है आपको। यहाँ पे सेट ए है, ये रहा आपका, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब ए को किस तरीके, ए को कहाँ लेके जाओगे, एक्स पर, बी को कहाँ लेके जाओगे, वाई पर, इस तरीके से। अब ये ए किसके साथ और जाएगा, ये ए जाएगा वाई के साथ भी, ठीक है, ये वाई के साथ भी जाएगा ना ये, और फिर ये ए किसके साथ और जाएगा, ये जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा z के पास भी जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्मेशन होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके अंदर के सेट्स का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या, एब्सोल्युटली होगा, 100% होगा। तो यहाँ पर क्या है, तो फॉर्म्स को तो रिलेट कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेशन की बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशंस, सेट ए एंड सेट बी, दो चीजें हैं हमारे पास, दोनों के बीच के रिलेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ए एंड बी के बीच के रिलेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड के साथ, बी को करेंगे एक्स वाई जेड के साथ, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ए को एक्स के साथ किया, ए को वाई के साथ किया, ए को जेड के साथ किया, एक फिर बी को एक्स के साथ, बी को वाई के साथ, बी को जेड के साथ। तो एक रिलेशन मिला कि नहीं मिला, यस वी गेट द रिलेशन, यस वी गेट द रिलेशन। तो यहाँ पर एक तरीके से नंबर ऑफ, अब सारी की सारी चीज़ों को बार बार ना लिखने पड़े, ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से इन शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ एन की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। तो ए एन इज इक्वल टू ये वाली टर्म की बात कर रहा है, ये और ये, तो ऐसे हम लिख सकते हैं एन ब्रैकेट में ए इंटू बी। तो ये क्या है कि दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट हैं, यानी दोनों के दोनों जो आपके सेट हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है। तो ए ये रहा और बी ये रहा, तो इन सब के सेट की बात यहाँ पर कर रहा है। तो इन दोनों सेटों के एक तरीके से फॉर्म कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्स 6 आ जाएगी। इनकी फॉर्म कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्स आपके पास 6 आ जाएगी, यानी कि 2/3, यानी कि ऐसे। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 2 3 जा 6, ठीक है। ये भी पूरा का पूरा आपका फॉर्म हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेट्स की अगर बात कर लें तो 2n इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ सेट कितने हैं यहाँ पे 2n। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि नंबर ऑफ अब टर्म्स है, जैसे कि मैं 2n यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 2n यानी कि n की पावर में कुछ भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। जैसे 2n की पावर यहाँ पे उन्होंने 6 लगा रखी है, तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 64, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 6 टाइम, तो कितना आ जाएगा आपके पास 64, यानी पावर्स के बारे में यहाँ पे हम समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आर यूनियन ए इंटू बी, आर यूनियन ए इंटू बी, फिर आता है एज वी हैव टेकन R1 इज इक्वल टू, ये एज इट इज वही एक्स वाई से कर रहे हैं, एंड ये P रिलेटेड टू ए एंड Q रिलेटेड टू बी, P रिलेटेड टू ए एंड Q रिलेटेड टू बी है आपके पास। इसी तरीके से सारी की सारी फॉर्म्स आपकी रिप्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आता है डोमेन क्या होता है आपके पास और रेंज क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा डोमेन और रेंज क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। डोमेन है आपका ऑफ द रिलेशन, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर एंड सेट पी क्यू। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एग्जांपल में दे रखा है कि सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, पहली टर्म से, यानी कि जो पहली टर्म है 2, और ठीक है, ये पहली टर्म है 2, दूसरी टर्म है 1, यानी जो पहली टर्म्स होती हैं उनको आप क्या बोलते हो, हमेशा डोमेन बोलते हो। लास्ट वाली टर्म्स को आप क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो। यानी कि पहली जो टर्म्स आएंगे उनको आप क्या बोलोगे, पहली वाली टर्म्स को आप रेंज डोमेन बोलोगे, और दूसरी वाली जो लास्ट वाली टर्म्स होंगी, जो दूसरी टर्म्स होंगी, उनको आप क्या बोलोगे, रेंज बोलोगे। तो पहली टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, डोमेन, और दूसरी आपकी हो जाएंगी रेंज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने
let R be relation is less than let R be a relation is less than from A to B, what is the domain and the range of R। अब यहाँ पर डोमेन और रेंजेस की बात करें, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है। अब इसी एग्जांपल को समझते हैं, जैसे R दे रखा है 2 5 2 8 2 4 3 4 3 5 3 8 4 5 4 8, तो डोमेन क्या क्या हो जाएगा, पहले रिलेशन पे आ जाओ 2, ठीक है 2 है। अब यहाँ पे 2 रिपीट करा तो एक ही बार लिखो, ये 2 रिपीट करा एक ही बार लिखो, अब 3 लिख दो, ठीक है 2 रिपीट कर रहा है तो एक ही बार लिखा तो 3 आ गया, तो यहाँ पे 2 भी आ गया 3 भी आ गया। अब 3 भी रिपीट कर रहा है मत लिखो 4, अब आ गया 4। मतलब पहली पहली टर्म्स क्या हो जाती हैं आपकी, हमेशा पहली टर्म्स क्या हो जाती हैं आपकी, डोमेन हो जाती हैं। तो इसकी पहली जितनी भी टर्म्स हैं वो डोमेन होंगी। अब लास्ट वाली टर्म्स की अगर बात कर लें, ठीक है, जो लास्ट में जो आपकी टर्म आती है अगर उसकी बात कर लें तो उनको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे कि लास्ट में यहाँ पे 5 आ रहा है तो हमने यहाँ पे 5 भी लिखा है, ठीक है, लास्ट में 8 आ रहा है तो हमने 8 भी यहाँ पे लिखा है, लास्ट में 4 भी आ रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से 4 भी हमने लिखा है। जो रिपीट कर रहे हैं उनको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, रिपीट ऊपर वाले में नहीं लिखा, नीचे वाले में नहीं लिखा, तो इससे हमें पता लगता है जो लास्ट जो टर्म होती हैं वो रेंज होती हैं और जो पहले वाली टर्म होती हैं वो आपकी डोमेन होती हैं, ठीक है, इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। अगर हम बात कर लें टाइप्स ऑफ रिलेशन किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं और इन रिलेशंस को किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के थ्रू समझा जा सकता है, उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या क्या होते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन हम बात कर रहे हैं, एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन वो रिलेशंस होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उसको आप नल सेट से डिनोट करते हो। दिस इज अ सिंबल ऑफ नल सेट, इससे आप डिनोट कर देते हो। यूनिवर्सल रिलेशंस क्या होते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन वो होता है जो हर किसी के साथ एक तरीके से अपनी इमेज को बनाएंगे, उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। एम्प्टी सेल में, एम्प्टी सेट में कोई सा भी एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिवर्सल सेट में जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसमें बहुत सारे एक तरीके से आपको सेट होते हुए दिखाई देंगे, अलग अलग एक तरीके से आपको प्लेन्स पे बनते हुए दिखाई देंगे, कार्टिनियल प्लेन पे अलग अलग तरीके से आपको बनते हुए दिखाई देंगे। और इन्वर्स सेल में क्या होता है, ये एक तरीके से फॉर्म्स उल्टी होती चली जाती है, मतलब हर में एक तरीके से जो पहला वाला है वो लास्ट में जाके मतलब उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका नंबर, ठीक है। तो आपका इन्वर्स में क्या हो जाता है, रिलेशंस में आपका चेंज होता है। लेट आर बी द रिलेशन पी एंड क्यू, एंड इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स जैसे कि R1 है, ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि इन्वर्स का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इन्वर्स का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, R लिखा है 2 और 1। अब नीचे क्या कर दिया हमने, 2 पहले लिख दिया, 1 लास्ट में लिख दिया। ऊपर दिख रहा है यहाँ पे 2 और 4, नीचे क्या लिख दिया 4 2, नीचे क्या लिख रहा है 3 और 6, ऊपर क्या लिख दिया 3 और 6। मतलब क्या है, इसमें क्या कर देते हैं हम, इन्वर्स कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं इन्वर्स की बात कर रहा हूँ, इन्वर्स पे मैंने लिखा मैंने 4 और 2, अब मुझे लिखना है तो किस तरीके से लिखूंगा इन्वर्स में, 2 पहले 4 बाद में, ठीक है, इस तरीके से लिखूंगा। एक और एग्जांपल समझते हैं इसका, पहले लिखा मैंने 8 और 6, अब इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है नीचे, तो किस तरीके से 6 पहले 8 बाद में, तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये एक तरीके से इन्वर्स रिलेशन का एग्जांपल है। तो एम्प्टी कौन सा होता है, एम्प्टी रिलेशन वो होता है जिसके अंदर कोई भी आपको एलिमेंट दिखाई नहीं देता, नल सेट से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल में होता है बहुत सारे आपको एक तरीके से मिल जाएंगे रिलेशंस, ये एम्प्टी सेल में आपको रिलेशंस नहीं मिलेंगे। इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, उल्टा तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझाया, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको और ध्यान से एक बार समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द रिलेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन की बात यहाँ पर करते हैं, किस किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज हैं और किस तरीके से सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपस में रिलेटेड है, उनके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो पहला आ जाता है आपके पास रिलेशन आर, ए रिलेशन, ठीक है, आ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पी इज कॉल्ड। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उनको देख लेते हैं। पहला आ जाता है आपके सामने रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी पी और रिलेटेड टू पी। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी एक के रिलेशन की, किसी एक के रिलेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि P रिलेटेड टू P, तो P हो जाएगा वो रिलेटेड टू R। जैसे कि P रिलेटेड है किससे, P से, ठीक है, P रिलेटेड टू P, तो यानी कि P और रिलेटेड टू R, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिलेशन है जो हमें याद रखना है, इस तरीके से रिलेशन है, इसको आपको थोड़ा सा समझना है। तो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिमेट्रिक, ठीक है, और इसका जो रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव का वो 1 होता है, मतलब खुद से ही होता है। जैसे कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर 1/1 भी हो सकता है, 1/3, इस तरीके से इसके रिलेशंस को दिखा जाता है। ये एक तरीके से फॉर्म है इसके लिखने की। सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, फॉर एवरी P1 P2 रिलेटेड टू P एंड P1 रिलेटेड टू P,
तो ई आर, ठीक है, एक तरीके से रिलेटेड टू आर इम्प्लाइज दैट P2 एंड P1। तो एक तरीके से इसमें भी क्या करना है आपको, ये थोड़ा सा उल्टा, जिस तरीके से भी हम उसमें समझ के आए थे उसी तरीके से इसमें भी करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ सिमेट्रिक में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है P2, यहाँ पे मैंने लिखा है P2, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया P1। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले मैं लिखूंगा P1 और लास्ट में लिख दूंगा P2, तो एक तरीके से सिमेट्रिक फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट होके आ जाए। ये एक तरीके से लिखने का इसका तरीका है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब करते हैं ट्रांजिटिव कैसा होता है। तो ट्रांजिटिव में देखता है इफ P1 और P2 रिलेटेड टू R एंड P2 और P3 रिलेटेड R इम्प्लाइज दैट P1 P3 एंड रिलेटेड टू R फॉर ऑल P1 P2, और ये सारे के सारे रिलेशन R के साथ मैच हो जाएंगे। मतलब ये क्या है, यहाँ पे जितने भी रिलेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे रिलेशन एक तरीके से आपस में आपको यहाँ पर मैच होते हुए दिखाई दे जाएंगे, ये सारे के सारे आपको मैच होते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या मिलता है, इक्विवेलेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन व्हेन इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा देखना है कि किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट अच्छे से और किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शंस की अगर बात कर लें, इनके फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं। व्हेन टू और मोर डिफरेंट ऑर्डर पेयर डू नॉट हैव देयर सेम फर्स्ट एलिमेंट देन आर इज सेज टू बी फंक्शन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये थोड़े से कुछ फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे। क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर क्या है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब क्या इनमें एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, यूनिक वैल्यू एक तरीके से आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ रिलेशन। यहाँ पे कुछ तो रिलेशन दे रखे हैं, उन रिलेशन की मदद से समझा जा सकता है। जैसे कि r इज इक्वल्स टू 1 और 3, 3 और 7, 5 और 11, इट इज अ फंक्शन बिकॉज इन दिस ऑर्डर पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट सेम। यहाँ पे जो पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट के नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, इसी वजह से इसको यूनिक वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनके फंक्शन में क्या होता है, काफ़ी यूनिकनेस होती है, इसी वजह से यूनिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज डोमेन, ठीक है। डोमेन आ जाएगा आपके पास, कोडोमेन आ जाएगा और रेंज डोमेन आ जाएगा। इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि ये किस तरीके से फंक्शनली वर्क करते हैं। सो लेट स्टार्ट। लेट y इज इक्वल्स टू पी एफ एक्स। अब यानी कि अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना है आपको। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा है मैंने, ठीक है। और ये और एफ रेसो एक्स ये रिलेटेड है किसी भी एक वैल्यू के साथ। कोई भी यहाँ पे ये वैल्यू है, इस वैल्यू के साथ ये रिलेटेड है, ठीक है। एक वैल्यू है, उस वैल्यू के साथ ये क्या है, यहाँ पर हमें रिलेटेड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वैल्यू के साथ रिलेटेड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू को पुट करके एफ एक्स की वैल्यू में डालकर निकाला जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो क्या वी विल डिस्कस द डोमेन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन में देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको सामने आता है, पहला एग्जांपल आपके सामने आता है केस फर्स्ट का पॉलिनोमियल फंक्शन। पहला एग्जांपल आता है y इज इक्वल टू x2 प्लस 1y, ठीक है। तो अब क्या है, इसको 2x भी तो लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे x2 लिखा है तो वी हैव टू राइट 2x, यही तरीके सही तरीका है लिखने का, ठीक है, प्लस 1y। तो अब क्या कर सकते हैं, अब एक तरीके से यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है डोमेन की वो निकालनी आपको पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच का जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। हियर इन ऑल केसेस डोमेन इज आर रिलेटेड टू आर, मतलब जो इसका रिलेशन है, जो रिलेशन है इसका, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तभी आप आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स फंक्शन इज वेल डिफाइंड। और एक तरीके से जो इसके रियल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। सारे के सारे फंक्शन कैसे होते हैं, इसके वेल डिफाइंड होते हैं। तो इसके कुछ पॉलिनोमियल के फंक्शंस भी हमने यहाँ पे करें। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, बड़ा ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। पहले मैंने ले लेता हूँ यहाँ पे 2x प्लस 1y, ठीक है। अब ये कुछ फंक्शन मैंने यहाँ पे ले रखा है। अब इसी फंक्शन को अब क्या है, रिप्रेजेंट करना है पावर के फॉर्म में। आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू को पुट भी किया जा सकता है, किसी भी एक वैल्यू को यहाँ पे पुट भी किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे हो गया 2, ये हो गया 1y, ठीक है, 1y हो गया मेरे पास। तो 2 2 जा कितना होता है 4 प्लस 1y, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5, ठीक है। तो इस तरीके से 5 आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, प्लस 1y। तो इसको एक तरीके से
उस टर्म में लिख नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। तो 5x = 0 इस टर्म में छोड़ दिया जाएगा यहाँ पर। तो कुछ कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिसको इस तरीके से ही सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास केस 2 है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसको भी कुछ कुछ टर्म्स हैं उनको भी देख लेते हैं। सो इट इज अ फंक्शन इन पी एंड क्यू फ्रॉम वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे आपका जो क्यू है वो जीरो को इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू और x माइनस वन। तो यहाँ पे एक तरीके से आपका फॉर्म भी आपने पहले पढ़ा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली जो आपकी आइडेंटिटी लगती थी, उस तरीके की आइडेंटिटी से भी किया जा सकता है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हियर x माइनस थ्री, ठीक है, हियर x माइनस थ्री इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एग्जाम्पल जो x है वो थ्री के इक्वल नहीं है, क्योंकि x जो रिलेटेड है r से वो माइनस थ्री है, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट आता है फंक्शन इज वेल डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 3, सो कंसीडर y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है। नीचे आता है आपके पास हियर x रिलेटेड टू r माइनस जीरो फॉर फंक्शंस टू बी वेल डिफाइंड बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी एक तरीके से जीरो के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवन नंबर ऑफ रूट्स के बारे में अगर बात कर लें, इवन नंबर ऑफ रूट किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं और उनके एग्जांपल किस किस तरीके से उनको देखते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन रूट एफ एक्स अपॉन में रूट एफ एक्स, ठीक है। फिर आता है एफ एक्स और ऊपर आपकी जो पावर एंड वैल्यू दे रखी है माइनस वन अपॉन में 2n। तो हियर फंक्शन इज वेल डिफाइंड एज एन एफ एक्स इज दे रखा है आपको लेस देन ग्रेटर जीरो, ठीक है, ठीक है। अब क्या ग्रेटर देन इक्वल जीरो अंडर रूट वैल्यू इज पॉजिटिव। अंदर इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव वैल्यू आपके यहाँ पर दे के रखी हुई है। अब फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 इक्वल टू एन ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन आपको 4 दिखाई देगी, ग्रेटर देन 4 दिखाई देगी। तो ये सारी की सारी एक फॉर्म्स हैं, इन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना है आपको, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आता है रेंज की अगर बात कर लें, रेंज किस तरीके से होता है, अ सेट ऑफ ऑल रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन एंड x रिलेटेड टू x। x जो आपका है वो एक तरीके से आप बोल सकते हो ये रिलेटेड किससे है, x से है। सो नाउ केस वन की वैल्यूज को अगर समझा जाए, केस वन की वैल्यूज को अगर समझा जाए तो पहला आ जाता है आपके सामने केस वन, इफ डोमेन r रिलेटेड टू r इनफाइनाइट वैल्यू देन वी कैलकुलेट फर्स्ट x इज इक्वल टू z और y। एग्जाम्पल x इन टर्म ऑफ y, सो रेंज वुड बी वैल्यू ऑफ y एट एन g इज वेल डिफाइंड। और एक तरीके से ये पूरे की पूरी टर्म वेल डिफाइन हो जाती है जब क्या होता है, जब आपके पास r का रिलेशन r के साथ इनफाइनाइट वैल्यूज पे निकालने की कोशिश की जाती है, तभी आपका केस निकल के आता है। सेकेंड केस में देखें, इफ डोमेन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिलेटेड सम इंटरवल देन रेंज वुड बी वैल्यू फॉर y एट द इंटरवल एंड y एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे भी किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो रिलेशन है किसके बीच का, सम इंटरवल देन रेंजेस वुड बी द वैल्यू ऑफ y की जो रिलेशन है उसकी x इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस थ्री की। तो हियर डोमेन इज वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स माइनस थ्री तो ये आपका इक्वल नहीं होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होता, जैसे कि इसकी पहली वाली स्लाइड में भी हमने देखा था। फिर नेक्स्ट आता है आपके सामने, अब फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 अपॉन में x माइनस थ्री। तो हियर डोमेन इज वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो एज इट इज जो ऊपर वाली स्लाइड में आपने किया था, डिनोमिनेटर ऊपर नहीं आता तो इन्फिनाइट में वैल्यूज आपको क्लियरली शो नहीं हो सकती हैं। और उन्हीं क्लियरली जो वैल्यू आपकी शो नहीं हो रही है उसमें किस किस तरीके से इम्प्लाइंस आप कर सकते हो, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है हियर केस वन अप्लाइज वेयर डोमेन बिलोंग्स टू r। अब क्या आता है यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आती है आपकी, ठीक है। तो r अपॉन में r माइनस थ्री वी नीडेड टू कैलकुलेट जी वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन चलेगी क्या कि y की जगह में क्या आपको पुट करना है, ठीक है, उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हुए आपको यहाँ पर निकाल के दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने कि इनके बीच के रिलेशंस की अगर हम बात कर लें, को डोमेन के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है, तो आपको याद रखना है जो सेट ए होता है आपका
जो सेट ए है ये सेट बी है आपका, ठीक है, एक्स और वाई इसका नाम दे रखा है। तो यहाँ पर ये इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, अगर कल को यहाँ पर डी भी होता और यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता तो ये एक तरीके से ये इसका रिलेशन इसके साथ हो सकता था, बट यहाँ पर उल्टा नहीं हो सकता है। यहाँ पर इसका रिलेशन इसके साथ हो सकता है बट इसका रिवर्स नहीं हो सकता। यहाँ पे एक तरीके से वैल्यू नहीं बचेंगी, बेशक यहाँ पर वैल्यू आपकी बच जाए, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो द को डोमेन इज द सेट ऑफ एन पॉसिबल ऑफ द फंक्शन, और एक तरीके से जो फंक्शंस होते हैं द रेंज विच इज आउटपुट ऑफ द फंक्शन, सो रेंज इज सबसेट ऑफ एन को डोमेन, और एक तरीके से को डोमेन के कुछ कुछ फंक्शन जो एक्स और वाई की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर वाले सेट्स में 1 2 3 के फॉर्म में देख रखा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन की, अगर हम बात कर लें हमारे पास कितने टाइप्स के फंक्शंस आते हैं। सो लेट्स ए बी, ठीक है, लेट्स ए और बी टू एन एम्पटी सेट की अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी सेट का मतलब क्या होता है, जिनके पास अपने खुद के एलिमेंट्स होते हैं उनको आप नॉन एम्पटी सेल कहते हो, उन्हीं की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैपिंग के थ्रू देखेंगे ए एंड बी, तो एक आता है आपका इंजेक्टिव फंक्शन। तो इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, तो ऑल इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ए यूनिक इमेज, जिनके पास यूनिक इमेज होती है। यूनिक इमेज का मतलब होता है खुद के एक तरीके से नंबर्स होते हैं यूनिक, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लें 2 4, फिर दूसरा आ सकता है 2 और 5, फिर आ सकता है यहाँ पे 6 और 3, मतलब सब में यहाँ पे यूनिकनेस दिखाई दे रही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो ये यूनिकनेस एक तरीके से बताती है इंजेक्टिव फंक्शंस के बारे में, आपको यहाँ बताता है। अब सब एग्जेक्टिव फंक्शन की बात करें, फंक्शन इज एन सब्जेक्टिव। अब इफ a related to b there exists and a related a such as f a, ठीक है। अब के इज इक्वल्स टू बी, अब क्या है f की वैल्यू यहाँ पे a दे रखी है, कोई भी वैल्यू पुट करके b के इक्वल रखेंगे। तो इन अदर वर्ड व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ b, जितने भी एलिमेंट होते हैं b के हैज़ एटलीस्ट 1 प्री इमेजेस, मतलब खुद की प्री इमेजेस होती हैं। प्री इमेजेस का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 वहाँ पे एक तरीके से बाद में रिपीट भी करे, ठीक है, उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। इन अदर केसेस रेंज सेम एज अ कोडोमेन, इसको भी कोडोमेन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपके पास बाई एग्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, द फंक्शन विच इज बोथ 1 to 1 and then subjective when it is an bijective function if a is equals to b for every b if there is exist only one is a। अब यहाँ पे क्या है, a को b से, यानी कि कैपिटल B इज रिलेटेड टू द स्मॉल b एंड स्मॉल b इज रिलेटेड टू द कैपिटल B, तो यहाँ पे a और b दोनों आपस में रिलेटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे बाई एग्जेक्टिव फंक्शन यानी कि बोथ आपस में रिलेटेड होते हुए दिखाई हमें देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, हाँ, इट इज़ क्लियर ऑल द थिंग्स इज कवर, और इसमें हमने बहुत सी चीज़ों को कवर किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है।